हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज का भाग नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने लगभग 27 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और जो हमारा चैप्टर है परावर्तन एवं अपवर्तन वाला, उसके प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया था बोर्ड एग्जाम के। आज हम एक तो मानव नेत्र वाले जो न्यूमेरिकल हैं, जो पिछले सालों में बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, मानव नेत्र, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से संबंधित उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। और एक हम सॉल्व करेंगे विद्युत वाले चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज की पढ़ाई। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले हमारे क्वेश्चन मानव नेत्र वाले हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से जरा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ? -100 मीटर पर। कहाँ बनना चाहिए? 100 मीटर पर बनना चाहिए। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए प्रतिबिंब 100 मीटर पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं तक वो देख सकता है। और कहा है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो आप वस्तु की दूरी हमेशा अनंत लोगे, माइनस अनंत। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस अनंत लोगे, इतने मीटर। ठीक है, अनंत कह दो या अपरिभाषित कह दो या इन्फिनेटिव कह दो, क्योंकि दूर बिंदु अनंत होता है ना। जिस व्यक्ति का नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है, जिसे निकट दृष्टि दोष नहीं है, उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत होगा। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति आपको दिखता है, तो वो जितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है उसे तो आप v मानेंगे। तो v 100 मीटर दे रखा है, तो हमने v बराबर माइनस के 100 मीटर। नेत्र के सवाल में हमेशा u और v दोनों माइनस में लेने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। और वस्तु कहाँ रखी हमने? अनंत पर। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। हमें जो उसके चश्मे में लेंस लगाना है उसकी फोकस दूरी बतानी है कितनी है। और फोकस दूरी जब आप बताओगे तो उसकी प्रकृति तो अपने आप पता ही चल जाएगी भाई। यदि फोकस दूरी प्लस में आई तो वो होगा उत्तल लेंस, और माइनस में आई तो अवतल लेंस। और आपको पता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगता है, ये बात आपको पहले से भी पता है। तो देखो बेटे, फार्मूला लगाते हैं हम लेंस वाला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो है फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1/f, फार्मूले को बॉक्स में बंद कर सकते हो आप, इज इक्वल टू 1/v। v का मान कितना है? -100 मीटर माइनस 1/u। u का मान कितना है? माइनस अनंत। चलें फिर आगे देखो। अब आपको एक बात का पता है कि ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/100, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/अनंत। ये जो 1/अनंत होता है ना, इसका मान होता है 0। किसी भी संख्या के बटे में यदि अनंत आए तो मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/100। तो जब आप इसे पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। f का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 100 मीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस के 100 मीटर। उसके चश्मे में जो लेंस लगेगा उसकी फोकस दूरी माइनस के 100 मीटर होगी। और इन्होंने कहा है उसकी प्रकृति भी बताओ। आपको पता है जब फोकस दूरी माइनस में है तो कौन सा लेंस होगा? वो होगा फिर
अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी तो माइनस में होती है, तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वह यही वाली प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस उसके चश्मे में। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि आप किरण आरेख भी बना सकते हो। बिल्कुल, देखो किरण आरेख कैसे बनाओगे। इन्होंने किरण आरेख बनाने के लिए कहा है, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा नेत्र गोलक है। नेत्र लेंस, नेत्र गोलक। और ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष। अब क्या होगा कि यदि वस्तु मान लो यहाँ 100 मीटर पर रखी थी, तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चली ऐसे, और प्रतिबिंब बना कहाँ? यहाँ रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। तो यहाँ उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर हमें तो 100 मीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देखना है। दूर रखी हुई वस्तु, अनंत पर जब कोई वस्तु रखी है तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसके जो चश्मे में लगाना पड़ेगा एक कैसा लेंस? अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस के 100 मीटर। अब यदि प्रकाश की किरणें आएंगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें, और आपस में भी एक दूसरे के समांतर। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी ही तो होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी होती हैं, आपको पता ही है इस बात का। जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो वे मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं और एक दूसरे के भी समांतर होती हैं। तो अब क्या होगा, ऐसा करने पर जब अवतल लेंस आप लगाओगे, तो यदि अवतल लेंस ना लगाते तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है इस जगह पर। अवतल लेंस लगाने से क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा। ठीक है, 100 मीटर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा था तो भी इमेज कहाँ बनेगा? पीत बिंदु पर, येलो पॉइंट पर, जो दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर उपस्थित होता है। और यदि अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो हम ऐसा लेंस लगा रहे हैं जिसकी फोकस दूरी, ये एल माने क्या है? लेंस, जिसकी फोकस दूरी माइनस 100 मीटर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ को थोड़ा मोड़ देगा, जिसकी वजह से प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो किरण आरेख आप ऐसा बना सकते हो जैसा यहाँ बनाया गया है। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा, आपको पता चल गया ना 100 मीटर फोकस दूरी। ठीक है, किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। फोकस दूरी कितनी आई? 100 मीटर, माइनस के 100 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बस हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। बिल्कुल आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ क्या लेना है, कब हमें वस्तु की दूरी क्या लेनी है और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेनी है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए माइनस 80 मीटर पर। यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए जहां तक वो देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता भी बताइए। अब देखो, निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु की दूरी आपको क्या लेनी है? माइनस अनंत। एक तो इन्होंने फोकस दूरी पूछी है, कितनी है? एक पूछी है इन्होंने प्रकृति, कि वो लेंस अवतल होगा या उत्तल होगा। भाई जब निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस ही होगा, ये बात पक्की है। और एक इन्होंने पावर भी पूछी है कि उसकी पावर कितने डायोप्टर होगी। 3 चीजें पूछी गई हैं, 2024 का क्वेश्चन है। तो आपको पता है फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए ये फार्मूला लगता है, दर्पण होता तो प्लस का लगता। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? माइनस के 80 मीटर माइनस 1/u। निकट दृष्टि दोष के लिए यदि ना दिया गया हो तो आपको वस्तु की दूरी माइनस अनंत ही लेनी है। तो क्या हो जाएगा ये देखना जरा। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80 माइनस माइनस प्लस 1/अनंत। और 1/अनंत का मान कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80।
वो तो 0 हो गया, उसे तो छोड़ देंगे। तो यहाँ से पता चला कि फोकस दूरी कितनी होगी, -80 मीटर। एक तो आंसर ही आ गया हमारा। उसके चश्मे में जो लेंस लगेगा उसकी फोकस दूरी -80 मीटर होगी, और माइनस में फोकस दूरी है तो प्रकृति हमें पता चल गई कि वो कैसा लेंस होगा, अवतल, अवतल लेंस होगा। ठीक है। तीसरी बात, फोकस दूरी बता दी, प्रकृति बता दी, अब क्षमता, पावर। आपको पावर का फार्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू, यदि आपको पावर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो आप लगाते हो 1/f। पावर निकालने का ये फार्मूला है। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो फार्मूला लगेगा 1/f, और यदि सेंटीमीटर में है तो 100/f। फोकस दूरी मीटर में है इसलिए पावर का फार्मूला हमने 1/f लगाया है। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप। अगला स्टेप यह है, पावर इज इक्वल टू 1/f, कितना है हमारा, -80। ठीक है ना, इतने डायोप्टर में आएगा आंसर। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, यानी रफ काम कर रहे हैं, मैं मिटा दूंगा इसे, दशमलव लगा के 0, और फिर एक 0 लगा के 0 लगा दिया, और ये हो गया 8 एकम 8, यानी 80 एकम 80। 20 बचेंगे, 0 लगा दो, 8 दूनी 16, तो 160। कितने बचेंगे, 40, एक 0 और लगा दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। लो, कट गया ना पूरा पूरा। तो ये हो गया 0.0125, ये हो गया। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.0125 डायोप्टर, और ये माइनस में ही आएगी पावर, इसमें आएगी माइनस में, ध्यान रखना पावर भी हमारी माइनस में आएगी। तो यहाँ आप लिख लो माइनस, एक आंसर ही आ गया हमारा। वो रफ काम है, मैंने छोड़ दिया, इस रफ काम को भी जो कहते हो। तो इसकी क्षमता आई 0.0125 डायोप्टर माइनस में, इसीलिए हमने लिखा अवतल लेंस है। फोकस दूरी बता दी, पावर बता दी, और प्रकृति बता दी। ये अवतल जो हमने बताया, ये क्या बताया, लेंस की प्रकृति। ये तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसका लेंस अवतल ही होता है, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लेना जरा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना परीक्षा में, उसके पूरे चांस यही है कि वो जो क्वेश्चन आएगा वो निकट दृष्टि दोष का ही आएगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष ही होता है। बच्चों को, जो बड़े आदमी होते हैं उन्हें होता है दूरदृष्टि दोष, बच्चों को ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष ही होता है। देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी प्रतिबिंब बनना चाहिए -10 मीटर पर। ठीक है, 10 मीटर ही है ना, हाँ। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए u है आपका -अनंत मीटर, देखने के लिए उसे किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले किस लेंस की आवश्यकता होगी। फोकस दूरी पूछी है लेंस की चश्मे के, और क्षमता पूछी है पावर। लेंस की प्रकृति भी बताओ भाई, प्रकृति तो हम बता ही देंगे। यहाँ फोकस दूरी के ब्रैकेट में ही मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने प्रकृति पूछी है। जब निकट दृष्टि दोष है तो लेंस हमारा अवतल होगा, प्रकृति यह है। अथवा करके दिया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब 10 मीटर पर बनाना पड़ेगा। जब भी आप निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का क्वेश्चन करते हो तो u और v दोनों माइनस में ही लेने हैं। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोकस दूरी निकाल लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v, कितना है माइनस के 10 मीटर, माइनस 1/u कितना है माइनस के अनंत। अब अगला स्टेप आपको पता ही है क्या होगा, हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/-10, और माइनस माइनस प्लस
1/∞। 1/अनंत का मान कितना हो जाता है? 0। भाई एक की बात नहीं है, किसी भी संख्या के बटे में जब अनंत आता है तो उसका मान 0 ही हो जाता है संख्या का। तो देखना f की वैल्यू कितनी आई, -10 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब प्रकृति बता दो आप। जब फोकस दूरी माइनस में आई, फोकस दूरी जब माइनस में आ गई तो प्रकृति कैसी होगी? लेंस कौन सा होगा? अवतल, अवतल लेंस होगा। और तीसरी बात, इन्होंने एक बात और पूछी थी हमारे से, पावर, उस लेंस की पावर कितनी होगी। तो आपको पता है पावर निकालने का फार्मूला है 1/f। यदि फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 1/, फोकस दूरी कितनी आई हमारी? -10 मीटर, -10 मीटर। ठीक है, -10 मीटर। अब आपको जो है पता है इस चीज़ का, इसमें एक 0 है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। तो पावर आ जाएगी आपकी, माइनस का निशान लगाएंगे, 0.1 डायोप्टर। एक आंसर ये आ गया लो आपका, 0.1 डायोप्टर। अवतल लेंस है, फोकस दूरी किस में आएगी? माइनस में, पावर भी माइनस में है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब ज़रूरत पड़ती है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 ही तो देखना है इस बार में। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी प्रतिबिंब हमें बनाना है -50 मीटर पर। उसका चश्मा ऐसा बनाओ कि प्रतिबिंब -50 मीटर पर बने। सही दृष्टि के लिए उसे किस अक्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। आपको पता है वस्तु की दूरी क्या लोगे? -अनंत मीटर। और फोकस दूरी पूछी है कि चश्मे की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए, और प्रकृति भी पूछी है। तो आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह हमने लिख दिया -50 माइनस अनंत लिखेंगे u की जगह माइनस। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1/-50 माइनस माइनस प्लस 1/अनंत का मान कितना होता है? 0। 1/अनंत का मान हम 0 रखेंगे। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-50 और उसका मान 0 हो गया। तो फोकस दूरी आई हमारी -50 मीटर। फोकस दूरी -50 मीटर। और कौन सा लेंस है बताओ? जब फोकस दूरी माइनस में होती है तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है। और पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f यदि फोकस दूरी मीटर में है। ठीक है, और सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी है? -50। कितने डायोप्टर आ जाएगा? ठीक है, जब आप 1 को भाग करोगे 50 से, ठीक है, दशमलव लगा के 0, अब ना चलने की फिर 0 लगा के 0, और 50 दूनी 100, कितना आया? 0.02। तो ये आ गया पावर माइनस में 0.02 डायोप्टर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/50 डायोप्टर, 0.02 डायोप्टर। प्रकृति आपको बता दी, अवतल लेंस है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखो। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कल परसों पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए -20 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? -20 सेंटीमीटर पर।
पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखनी है। u इज इक्वल टू माइनस के 25 सेंटीमीटर, वस्तु रखनी है 25 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब बनना चाहिए 20 सेंटीमीटर पर। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। फोकस दूरी पूछी है, कैसा का मतलब प्रकृति भी पूछी है। 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु, 25 सेंटीमीटर वाली किताब, प्रतिबिंब उसे 20 सेंटीमीटर पर लाना है, तो अवतल लेंस ही लगाना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू, देखो लिखा हुआ है निकट दृष्टि, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/, देखो यहाँ अनंत नहीं लिखना है, वस्तु रखी -25 सेंटीमीटर पर, यह लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/20 हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए 1/25। यहाँ तक सही है, आ जाओ आगे आ जाओ। अब देखो 20 और 25 का एलसीएम लेना है, लघुत्तम। 20 और 25 का लघुत्तम, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100 आएगा इन दोनों का लघुत्तम। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 100, 20 पंजे 100, तो यहाँ तो माइनस के 5 लिखेंगे हम प्लस, और 25 चौक 100 यहाँ लिखेंगे प्लस के 4। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/100, पलट दो, फोकस दूरी आ जाएगी माइनस के 100, सवाल मीटर में था या सेंटीमीटर में, देखो सेंटीमीटर में था, माइनस के 100 सेंटीमीटर। उसका चश्मा जो है वो माइनस के 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का होगा, माइनस में है, तो कौन सा लेंस है बताओ, अवतल लेंस। अच्छा और भी कुछ पूछा है इन्होंने, और भी कुछ पूछा क्या? उन्होंने कहा पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस अपने चश्मे में, कैसा अवतल लेंस है, फोकस दूरी माइनस के 100 सेंटीमीटर है। पावर तो नहीं पूछी, यदि आप पावर निकालना चाहते हो तो पावर निकाल सकते हो आप, सेंटीमीटर में है तो 100/f लगेगा, 100/f, यदि फोकस दूरी किस में है, सेंटीमीटर में। ये ऑप्शनल है, ये मैं वैसे ही करके दिखा रहा क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो फार्मूला पावर का 100/f लगता है, ठीक है। चलो करके दिखा दूं, पूछा तो है नहीं इन्होंने ये, तो ये हो जाएगी पावर इज इक्वल टू 100/, फोकस दूरी कितनी है, माइनस के 100 सेंटीमीटर, ये कट गया 100 एकम 100, तो इसके चश्मे की पावर होगी माइनस के 1 डायोप्टर। यदि वो पावर भी पूछता है सेंटीमीटर में, यदि फोकस दूरी है तो पावर का ये वाला फार्मूला लगता है, और यदि फोकस दूरी है आपकी किस में, मीटर में, तो 1/f लगता है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन, ध्यान से देखना बिल्कुल। छठा क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी हमें प्रतिबिंब बनाना है -80 सेंटीमीटर पर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता। वस्तु रखनी पड़ेगी हमें अनंत सेंटीमीटर पर, ठीक है। आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता, लेंस की प्रकृति, पावर पूछी है इन्होंने, और पावर के साथ साथ प्रकृति भी पूछी है। निकट दृष्टि दोष है तो प्रकृति कैसी होगी, अवतली तो होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि कब हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला लगाएंगे, पावर सीधी तो बता नहीं सकते, हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पहले तो फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह हम लिखेंगे माइनस के 80 माइनस 1/u की जगह लिखेंगे अनंत, दे नहीं रखा इसलिए अनंत। पिछले सवाल में दे रखा था कि वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखनी है, इसलिए हमने वस्तु की दूरी -25 ली थी। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80 प्लस 1/,
अनंत, माइनस माइनस प्लस, 1/अनंत का मान कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80। तो फोकस दूरी होगी आपकी, सेंटीमीटर में दे रखी थी ना वैल्यू, -80 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? माइनस में है तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। अच्छा, अगली बात देखना जरा, पावर पूछी थी, सेंटीमीटर में है तो 100/f, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 100, f कितना है? -80। तो ये एक जीरो से जीरो गया, और किससे काटूँ अब मैं? 2 से काट दूँ, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका -5/4। 5 के 2 टुकड़े करोगे तो 2.5 आएगा, 5 के 4 टुकड़े करोगे तो 1.25 आएगा, 1.25। तो इसके चश्मे में हमें लेंस लगाना पड़ेगा -1.25 डायोप्टर का। इसका नंबर 1.25 है, माइनस का 1.25 नंबर का चश्मा है। जैसे आप देखते हो -1 नंबर का चश्मा, -1.5 का, -1.25 का, तो -1.25 नंबर का चश्मा लगेगा इसे। माइनस का मतलब अवतल लेंस। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो जरा, 7वां, ध्यान से देखना बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी के जितने भी मैं करा रहा हूँ आपको, मैं पक्के करके जाने हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 का चाहिए उसे चश्मा। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। दोनों प्रॉब्लम है उसे। निकट दृष्टि के लिए तो -5.5 डायोप्टर का चश्मा चाहिए, दूर दृष्टि के लिए +1.5 डायोप्टर का। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दूर दृष्टि के लिए? पहला, दूर दृष्टि के लिए इन्होंने पावर दे रखी है, दूर दृष्टि के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, दूर दृष्टि के लिए पावर दे रखी है -5.5 डायोप्टर। ठीक है, सेकंड पार्ट यहां करते हैं। निकट दृष्टि के लिए कितनी दे रखी है पावर? +1.5 डायोप्टर। और फोकस दूरी पूछी है दोनों केस में। आपको पता है कि पावर कैसे निकलती है? पावर निकलती है 1/f से, 1/f से निकलती है पावर, निकलती है 1/f से, या 100/f लिख दूं यदि फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो पावर है -5.5, 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में कैसे निकलेगी बेटे? आप -5 कैसे निकलेगी? ये f को यहाँ ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, 100 तो ऊपर रहेगा, अपॉन में रहेगा -5.5। ठीक है, तो 100 को 5.5 से आपको डिवाइड करना है। जब 100 को आप 5.5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55 दूनी तो हो जाते हैं 110, ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार तो नहीं कटने का है। तो ये आ जाएगा आपका, फोकस दूरी आ जाएगी, माइनस में तो आएगी 18 सेंटीमीटर आएगी, 18 सेंटीमीटर। देखो कैसे, मैं रफ वर्क कर रहा, बाद में इसे मिटा दूंगा। 100 है, डिवाइड करना है 5.5 से, आप दशमलव हटा के 0 ही तो लगाओगे। अब इसे 5 से काटो 11 बार, इसे 5 से काटो 5 दूनी 10, 200 बार। अब 11 से इसे डिवाइड कर लो, 200 को डिवाइड कर लो आप कितने से? 11 से। ठीक है, 11 दूनी तो 22 हो जाएंगे, 11 एकम 11, कितने बचे? 10 में से 1 गया 9, और यह तो 1 ही बचा, आगे 90 उतार लिया हमने। 11 निम 99 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88, कितने बचे?
2 दशमलव लगा के 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 18.1। तो कितना आ जाएगा ये? 18.1 कह दो, या फिर आप 18, चलो अच्छा 18.1 ही लिखते हैं हम, माइनस के 18.1 मीटर। आप यदि माइनस के 18 मीटर फोकस दूरी वाला चश्मा भी उसे दे दोगे, जब भी काम करेगा वो बिल्कुल सही। ठीक है बेटे। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही तो निकाल रहे हैं हम, मीटर नहीं लिखना है यहाँ, यहाँ लिखना है सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी का उसका चश्मा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसे भी ऐसे ही कर लो। पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकस दूरी किस में? सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी यदि सेंटीमीटर में निकालनी है तो आपको 100 को पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 ये है, और पावर है हमारी कितनी? प्लस के 1.5। ठीक है, कर लोगे डिवाइड इसे, यानी 1000 को 15 से डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग 67 सेंटीमीटर, 67 पॉइंट समथिंग। 15 को देखो, रफ वर्क कर रहा मैं यहाँ, बाद में मिटा दूंगा। ये है 100 और डिवाइड करना है 1.5 से। इस दशमलव को हटा के 0 लगाओगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 200, 200/3। अब 3 से जब भाग करोगे इसे 200 को आप, तो कितना हो जाएगा? 3 ऊपर लिखता हूँ, 3 छंग 18, 2 0, फिर कितना आ जाएगा? 0 उतार लिया, 3 छंग 18, अब कितना है? 2 दशमलव लगा के 0 लगा दिया। ठीक है, 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, यही आता रहेगा। तो आप 66.666 लिख सकते हो, 66.6666, 66.67 लिख दो। चलो वही लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 66.67 इतने सेंटीमीटर, ये आंसर है। एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान रखना, बिल्कुल इसे करके जाना है पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां भी आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कौन सा था ये? 7वां था ना, अब हमें 8वां करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। वस्तु रखी है -25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, पावर दे रखी है इन्होंने, -2.0 डायोप्टर। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है? बिना चश्मे के, v पूछा है इन्होंने, v कितने सेंटीमीटर होगा? सबसे पहले तो आप फोकस दूरी निकाल लो। आपको पता है पावर इज इक्वल टू होती है 100 अपॉन f के। यदि फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में चाहिए, पावर है -2, 100 अपॉन फोकस दूरी हमें मिल जाएगी सेंटीमीटर में। इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ। फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में यदि चाहिए तो आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा -2 से। ठीक है, -2 से डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 50, यानी हमें फोकस दूरी मिल गई, कितनी मिली? -50 सेंटीमीटर। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर मिल गई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें v निकालना है ना। क्या निकालना है? v, क्योंकि 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है ना फार्मूला। ये हो जाएगा 1/v -1/u। u क्या है? -25।
इज इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी कितनी आई, -50। ये हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 बराबर -1/50। अब प्लस के 1/25 उधर जाकर क्या हो जाएंगे भाई, -1/50 तो थे ही, और ये भी उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे 1/25। प्लस के 1/25 उधर जाकर -1/25 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला स्टेप ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा इनका, 50 और 25 का कितना आ जाएगा, 50। 50 एकम 50 और 25 दूनी 50। 1/v इज इक्वल टू -3/50। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50/3, इतने सेंटीमीटर। यदि ये आंसर दे दिया तो ठीक है, और डिवाइड करना है तो रफ काम करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 एकम 3, कितने बचे आपके पास, 2 बचे, 0 उतार लिया। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 2 बचे, दशमलव लगा के 0, 3 छंग 18। अब यही आता रहेगा 16.666, 16.666 सेंटीमीटर। माइनस के 16.666 को 6 7 लिख दो, इतने सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर करने आने चाहिए, बिल्कुल हर एक हालत में। ठीक है बेटे, लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखना ध्यान से, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, प्रिज्म वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, दिखाई दे रहा ना, एक प्रिज्म कोण, इन्होंने कहा एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण है 60 डिग्री, प्रिज्म के कोण को हम ए से लिखते हैं। ये दिया है इन्होंने 60 डिग्री, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। 38 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम लिखते हैं, 38 डिग्री। ठीक है जी। फिर क्या कहा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक n इन्होंने पूछा है कि कितना होगा प्रिज्म के पदार्थ का। तो आपको फार्मूला पता है, सिखा रखा है फार्मूला। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है तो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 या साइन a/2, साइन a/2 या a/2, यही तो फार्मूला है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका साइन a कितना है 60, डेल्टा m कितना है 38/2 अपॉन साइन a कितना है 60/2। वैल्यू पुट कर रही, वैल्यू पुट कर दी हमने। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन, ये हो गया 98, 60 और 30 90 और 8 98, साइन 98/2 अपॉन साइन 60/2 का मतलब कितना हो गया 30। तो इसे आप लिख सकते हो साइन 98 का आधा कितना होता है 49, साइन 30। अब देखो साइन 0 30 45 60 90 इनके मान तो आप याद करते ही हो गणित में, साइन 49 का मान तो नहीं याद रखते। वो देखो इन्होंने दे दिया, दे दिया ना, इसीलिए दिया। तो साइन 49 का मान है 0.75,
और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 2 से गुणा कर दो बस ऊपर, 1/2 कह दो या 0.5। कितना हो जाएगा 2×5 = 10 का 0 हासिल को 1, 2×7 = 14 और 1 15। दशमलव 2 अंक से पहले 1 2 यहाँ लगेगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी वो प्रिज्म किसका बना हुआ है कांच का। आपको पता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, तो वो प्रिज्म कांच का बना हुआ है, इसीलिए उसका अपवर्तनांक 1.5 आया है। थोड़ा सा साफ सा लिख लो इसे 1.5 को, 1.50 या खाली 1.5 भी आप कह सकते हो। तो इस तरह था ये क्वेश्चन नंबर 9। लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, 10वां क्वेश्चन है, ये है 10वां क्वेश्चन। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, यानी वो 150 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को देख सकता है। प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए -150 सेंटीमीटर पर। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो वस्तु रखनी है आपको -25 सेंटीमीटर पर। तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। फोकस दूरी पूछी है और साथ में प्रकृति भी पूछी है। मैं लिख देता हूँ, प्रकृति भी पूछी गई है कि वो उस लेंस की प्रकृति कैसी होगी। फार्मूला लगा दो, 1/f = 1/v - 1/u। ये हो जाएगा 1/f = 1/v की जगह -150 - 1/u की जगह क्या लिखेंगे -25। ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष होता है ना उसमें u -25 ही लेना चाहिए। ठीक है, 1/f = -1/150। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 150, है ना। ये तो हो जाएगा 150 × 150 और 25 पंजे 125, 25 150, यहाँ आ जाएगा 6। 1/f = 6 में से 1 गया 5/150, 5 × 5 5 × 15, 0 है ये। तो ये आ जाएगा 1/f = 1/30। देखो प्लस में आ रहा, तो इसलिए फोकस दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। एक तो आंसर ये है। और फोकस दूरी सेंटीमीटर में था ना, हाँ। फोकस दूरी प्लस में आई तो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। फोकस दूरी प्लस में आई तो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। यदि ये पावर पूछ रहे थे तो पावर भी आप बता सकते हो। सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100/f लिख सकते हो आप। ले लो जरा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो। तो इस तरह के जो है ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे परीक्षा में, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं साइड में हट जाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जरूर। ठीक है बेटे। चलो इस चैप्टर में से तो इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत में से किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। विद्युत में से, विद्युत वाले चैप्टर में से ध्यान से देखना। फार्मूले सारे याद कर लेने चाहिए आपको। चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वे सारे याद होने चाहिए। इन्होंने कहा एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर, 80 वोल्ट तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V = 80 वोल्ट, 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो I बराबर लिख देना है 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर।
10 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। ठीक है जी। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए, अब कह रहे कि 240 वोल्ट पर संचालित करना है। वी डैश कह दूं, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। आर डैश इज इक्वल टू कितना, आर डैश, चलो कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, चलो आर डैश ही मान लेते हैं, जिससे यह उतनी ही धारा ले। यानी जो पहले वाली धारा है ना I1, जो हमें इन दोनों से मिलेगी, वो बराबर होनी चाहिए बाद वाली धारा के, जो हमें इन दोनों से मिलेगी। ठीक है। तो आपको पता है कि धारा जब बराबर है, धारा क्या होता है, धारा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो मैं यहाँ लिखूंगा V1 अपॉन R1। ठीक है, चलो इसे बाद में करेंगे, पहले R ही निकाल लो कितना है। R निकाल लेते हैं पहले, कितना प्रतिरोध है उस बल्ब का। V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ा है, मैं इसे कहता हूँ V1 और ये I1, और इसे हम कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं V2, इसे R डैश रहने दो, V2। ये प्रतिरोध वो है जो जोड़ा है हमने, या फिर इसे R रहने दो, श्रेणी क्रम में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, यह फार्मूला पढ़ा है ओम के नियम का, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं कह सकता हूँ V1 इज इक्वल टू I1 R1, V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो V1 कितना है हमारा 80 वोल्ट, ये लिख दिया 80 वोल्ट। I1 कितना है, धारा थी 10 एम्पियर, ये लिख दिया 10 एम्पियर। और R1 हमारा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, प्रतिरोध देख रहे कितना है उसका, 80 वोल्ट बटे 10 एम्पियर, और ये कट गया 0 से 0, 8 ओम। तो कितना आ गया प्रतिरोध आया उसका हमारे पास 8 ओम। कितना आया 8 ओम 8 ऐसे लिखना है ओम, ये प्रतिरोध आ गया 8 ओम। कब है ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जब है जब 80 वोल्ट पर आप बल्ब जला रहे हो, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। अब उन्होंने एक बात बताई है, उन्होंने कहा है कि धारा का मान बराबर होना चाहिए, I1 इज इक्वल टू I2। जब आप उसे 80 वोल्ट पर जला रहे तो धारा, और जब आप उसे 220 वोल्ट पर जला रहे तो धारा। I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो मैं यहाँ लिखूँगा I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, और यहाँ I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। अब R2 क्या है, R2 ये है कि जब आप उसे 80 वोल्ट पर जला रहे तो उसका प्रतिरोध 8 ओम है। ठीक है। अब जब आप उसे 240 वोल्ट पर चलाओगे तो प्रतिरोध जो इसका 8 ओम है उसमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे जोड़ना पड़ेगा मैं बताता हूँ। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये तो V1 अपॉन R1 है ही, ये तो V1 अपॉन R1 है, V2 उन्होंने दे रखा है, और प्रतिरोध जो R2 है वो पहला प्रतिरोध था उसका, उसमें कुछ नया प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, और साथ में नहीं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा वो। भाई उसका प्रतिरोध हमने निकाल दिया, बल्ब का 8 ओम है, 8 ओम के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, इसलिए सीधा जोड़ दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, R का वैल्यू निकल जाएगा। V1 कितना है, V1 है आपका 80 वोल्ट, R1 प्रतिरोध कितना निकला था 8 ओम, इज इक्वल टू V2, फिर कितने पे चला रहे थे उसे 240 वोल्ट पर, R1 कितना है 8 ओम, और जो जोड़ा श्रेणी क्रम में R वो निकालना है हमें। तो यहाँ से तो आप इसे काट दो, कितनी बार कटेगा 10 बार, और इस जीरो से इस जीरो को काट दो,
तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 प्लस आर। तो 8 प्लस आर की तो गुणा यहाँ हो जाएगी ना इस जगह। ये हो जाएगा 8 प्लस आर इज इक्वल टू 24, और r इज इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, तो कितना रह जाएगा ये r इज इक्वल टू 16 ओम। तो आपने जो 8 ओम का बल्ब था ना, उसके श्रेणी क्रम में ये जो प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा वो 16 ओम होगा। कितना ओम होगा? 16 ओम। 16 ओम प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ो, तब वो बल्ब आपका 240 वोल्ट पर काम करते हुए 10 एम्पियर की धारा पहले ले रहा था, और अब भी 10 एम्पियर की ही धारा लेगा। 2023 का क्वेश्चन है, पक्का करके जाना है बिल्कुल। करें अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जरूर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह है विद्युत वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड। विद्युत वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 10, 20 और 30 श्रेणी क्रम में। 10, 20, 30। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये 30 ओम है। ये ए है बिंदु और ये बी, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, और एक बार कह रहे कि समांतर क्रम में जोड़ दो। ये बिंदु टर्मिनल ए और ये बी, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये है 30 ओम। कह रहे कि एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दो, एक बार समांतर क्रम में, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध बताना है। तो श्रेणी क्रम में नहीं, पहले तो समांतर में कहा था, फिर श्रेणी में उल्टा ही कर दिया हमने। अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, इसे इधर करना था, इसे इधर करना था। चलो चित्र तो बना लोगे आप। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम। यही तो है पहला पार्ट। समांतर क्रम में जोड़ा 10, 20, 30। यदि समांतर क्रम में आप जोड़ोगे, समांतर क्रम में क्या होता है फार्मूला? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही तो होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना था 10 ओम, प्लस 1 अपॉन R2 कितना था 20 ओम, प्लस 1 अपॉन R3 कितना था 30 ओम। 10, 20, 30 कितना होगा इसका एलसीएम तीनों का? 60। 30 दूनी 60 ही आएगा, 60। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने 60, 10 छिंग 60 प्लस 20 तिया 60 प्लस 30 दूनी 60। ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 6 और 3 9 और 2 11 बटे 60 ओम। नहीं नहीं नहीं, ओम नहीं, अभी अब पलटो। अब आप इसे 60 को भाग कर दो
11 से। 11 पंजे 55, कितने बचेंगे 5, दशमलव लगा के 0 उतार लो। 11 चौक 44, कितने बचेंगे 6, 0 लगा दो। 11 पंजे 55, कितने बचेंगे 5, 0 लगाओ। 11 चौक 44, 5.454545 ऐसा आता रहेगा, 5.454545। आंसर यहाँ दे दो जब भी ठीक है, और आप आंसर दे दो ऐसे दशमलव में 5.45 ओम, तो भी सही है। दोनों में से कोई सा भी आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। अब ये तो हुआ समांतर क्रम में। फिर इन्होंने कहा था श्रेणी क्रम में, सेकंड पार्ट। श्रेणी क्रम में यदि आप श्रेणी क्रम में निकालते हो, फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला आपके याद है, कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम। कितने हो गए 30 और 20 50 और 10 60। R इज इक्वल टू 60 ओम। ये आंसर आ गया। लो ये आगे दोनों आंसर आपके, यहाँ 60 ओम आ गया। श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं ना। ले लो स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ले लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत वाले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। विद्युत वाले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरे में तो 2 दे रखे हैं इन्होंने भाई, चलो कोई बात नहीं, तीसरे में 2 दे रखे तो दोनों को ही देखेंगे। इन्होंने कहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा किसी 4 ओम, आर दे रखा है इन्होंने 4 ओम, प्रति सेकंड समय दे रखा है t, 1 सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या कितने जूल 100 जूल, तो ऊष्मा हीट 100 जूल, ठीक है 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो फिर पूछा क्या इन्होंने, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा दो H का, V² T/R याद करा रखा है आपको। H इज इक्वल टू V² T/R, H इज इक्वल टू V² T/R। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, V², इसकी गुणा V तो चाहिए हमें, बाकी तो सब कुछ है, चाहे तो आप वैल्यू पुट कर लो यहीं। H कितना है, H कितना है, ये तो फार्मूला है हमारा, इसे तो हमने बॉक्स में बंद कर दिया फार्मूले को। H कितना है 100 जूल इज इक्वल टू V² हमें निकालना है, T दे रखा है 1 सेकंड अपॉन R कितना है 4 ओम, ठीक है। ये हो जाएगी 4 की गुणा इधर कर दो 400 जूल ओम हो जाएगा ये। चलो 400 जूल ओम, ये हो जाएगा V², बस एक को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। V² इज इक्वल टू 400, V² इज इक्वल टू 400, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400, 20 से 400, 20 वोल्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने, सेकंड पार्ट देखो क्या था। सेकंड पार्ट था, ये रहा सेकंड,
20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, 20 ओम प्रतिरोध, R इज इक्वल टू 20 ओम, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है जी। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 30 सेकंड ऊष्मा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यही तो है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सीधा फार्मूला है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सीधा फार्मूला लगा दो। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस आप। आई कितना है? 5 एम्पियर, आई स्क्वायर कर दिया। आर कितना है यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसे नहीं लिखते, 5 एम्पियर का स्क्वायर, या मात्रक लिखो ही ना, 5 का स्क्वायर। आर कितना है? आर है 20 ओम, और टेम्परेचर, ये टाइम कितना है? 30 सेकंड। ये हो जाएगा 5 पंजे 25 गुणा 20 गुणा 30, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, और जीरो कितने छोड़े? एक ये, एक ये, इतने जूल, 15,000 जूल। कितना आया? 15,000 जूल। ये आंसर आ गया आपका। आप चाहो तो इसे 10 की घात में लिख दो, आपको पता है मानक रूप में लिखोगे तो दशमलव को उठाकर यहाँ लगाओगे आप। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ कितने अंक सरकाई? 1 2 3 4, कितने जूल? 10 की घात 4 जूल। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब भी आपको मौका मिलता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ बड़ा सा लग रहा देखने में, कोई बात नहीं, बड़ा है तो देखेंगे इसे भी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखना पढ़ पाओगे क्या? अब पढ़ लोगे? देखो, इन्होंने कहा नीचे दिए गए परिपथ में, नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। 10 और 40 का ये है, 30 20 60 का ये है, 12 वोल्ट की बैटरी है। गणना कीजिए परिपथ में कुल, यानी तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बताना है कितना है। अच्छा, नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, पूरी धारा कितनी बह रही। तो पहले कुल रेजिस्टेंस निकालते हैं, कुल प्रतिरोध, कोशिश कर रहा है यही हो जाए। यदि हम कहें कि ये वाला जो पूरा सिस्टम है 10 और 40 ओम का, इनका कुल प्रतिरोध मान लो R1 है, ठीक है, और 30 20 60 का कुल प्रतिरोध है मान लो R2। तो आप पहले R1 निकाल लो। कैसे निकलेगा? समांतर क्रम में है, इधर कर दूं इसे, आप तो नीचे करो पर मैं इधर करूंगा, इस तरफ जगह दिखाई दे रही मुझे, इधर करता हूँ। इनका कुल प्रतिरोध R1 है, तो समांतर क्रम में आपको पता है 1/R1 इज इक्वल टू 1/, ये वाला प्रतिरोध कितना है 10 ओम, प्लस 1/, ये वाला प्रतिरोध कितना है 40 ओम, ये हो जाएगा 1/R1। R1 हमने कुल प्रतिरोध कहा है, वैसे इसे R1 इसे R2 मानते हैं ना, लघुत्तम आ जाएगा इसका 40, 10 चौक 40 और 40 एकम 40, ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 5/40, और 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया R1 इज इक्वल टू 8, R1 इज इक्वल टू 8 ओम।
ये आ गया पूरा 8 ओम। अब इसी तरीके से इसे निकाल लो आप, 1/R2 इज इक्वल टू, समांतर क्रम में तो इसी तरह जुड़ते हैं ना प्रतिरोध, 1/30 प्लस 1/20 ओम प्लस 1/60 ओम। 1/R2 इज इक्वल टू, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 60 एकम 60। ये हो गया 1/R2 इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 1 6/60, 6 एकम 6, 6 धाम 60। तो R2 आ गया हमारे पास 10 ओम। लो, कुल प्रतिरोध ये वाला 8 ओम आया, वो 10 ओम, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो अब हम यहाँ करेंगे, श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में है R1 और R2, R1 प्लस R2। R1 था हमारा कितने ओम था, 8 ओम, 8 ओम, और ये था हमारा 10 ओम, ये हो गया 18 ओम। एक तो आंसर ही आ गया। इन्होंने हमें कहा था ना कि कुल प्रतिरोध बता दो, परिपथ में कुल यानी तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, सेकंड पार्ट, संपूर्ण धारा I इज इक्वल टू V/R, इस फार्मूले से चलेंगे हम। तो ये हो जाएगा V कितना, 12 वोल्ट का है, और कुल प्रतिरोध कितना है हमारा 18 ओम। काट दें इसे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये हो गया आपका 2/3। कर लोगे, 2/3 एम्पियर, करके देख लें इसे। 2 को भाग देनी है 3 से, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 3 छंग 18, 2 0 3 छंग 18, 0.666 ऐसा आता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.666, यानी आप कह सकते हो 0.67, 0.6 एम्पियर। ये आ गया लो आंसर। ठीक है, बस पहले तो हमने यहाँ सॉल्व किया, फिर यहाँ किया, इन दोनों का कुल प्रतिरोध R1 ये निकाला, इन दोनों का कुल प्रतिरोध R2 ये निकाला, फिर पूरे सबका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से ये निकाल दिया। फिर सेकंड पार्ट में धारा I इज इक्वल टू V/R, ओम के नियम से चले हम। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लें अगला क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा था कि इस पेज पर नहीं होगा, पर कर दिया हमने उसी पेज पर। देखने में बड़ा लग रहा था नहीं वो इतना बड़ा सवाल, हाँ तो वो आसान सा ही। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, 5वें को। 5वां क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इन्होंने n दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। चालक पर आवेश की मात्रा यानी Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं आवेश उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से तो ऋणावेश ही आता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो इन्होंने दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला लगा दो आप, फार्मूला आपके याद है, Q इज इक्वल टू NE, यही तो होता है, Q इज इक्वल टू NE। ये फार्मूला ध्यान रखना बस, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है Q इज इक्वल टू NE की। N कितना है, N है 5, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 5 से गुणा कर दो, 5 छंग 30 का 0, हासिल को 3,
5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ। गुणा 10 की घात -19 गुलाम। और चाहो तो ये भी लिख दो कि क्या प्रकृति है? ऋणावेश। लो, ये आ गया आंसर आपका। इतने गुलाम ऋणावेश होगा उसके पास, इतने गुलाम ऋणावेश। 8 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ले लो स्क्रीनशॉट। 2019 में आया था ये क्वेश्चन बोर्ड में। Q इज इक्वल टू एन ई। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। धारा I का मान दे रखा है इन्होंने 10 एम्पियर। ठीक है जी, धारा I का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले, टाइम दे रखा है इन्होंने 1 सेकंड का। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। हमें फार्मूला याद है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये याद है हमें। और n बताना है हमें, इसलिए n यहाँ चूंकि लिख देते हैं। चूंकि Q इज इक्वल टू एन ई, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। और आपको पता है इस फार्मूले से चल रहे हैं हम, इस वाले से, Q इज इक्वल टू एन ई से। n बराबर Q बटे E हो जाएगा। और Q बराबर किसके होता है? IT के। Q इज इक्वल टू IT बटे E। बस वैल्यू पुट कर दो। Q इज इक्वल टू IT अपॉन E। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT अपॉन E। रख दे वैल्यू। N इज इक्वल टू I। कितने एम्पियर की धारा है? 10 एम्पियर की। कितने सेकंड तक है? 1 सेकंड तक। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो माइनस के 19 ऊपर जाके कितने हो जाएंगे? प्लस के 19 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात प्लस के 19 और बटे में है आपका 1.6। आप एक काम कर लो, इस वाले दशमलव को भी हटा के यहाँ एक जीरो बढ़ा दो और फिर इन्हें काट दो। देखो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि यहाँ तो 100 है और यहाँ 10 की घात 19 है और बटे में है आपका 16। ठीक है, कितने से काटूँ? 4 से काट दूँ। 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 2 बचे, जीरो उतार लिया, 20, 4 पंजे 20। तो ये आ गया आपका 25/4 और गुणा 10 की घात 19। 25 को तो 4 से भाग कर दोगे आप, रफ काम कर रहे हैं। देखो, 25 को भाग करना है 4 से। 4 छिंग 24, एक बच गया, दशमलव लगा के जीरो। 4 दूनी 8, 2 बच गया, जीरो। 4 पंजे 20, हो गया पूरा पूरा 6.25। कितना आ गया? 6.25। तो हम इसकी जगह 6.25 लिख देंगे बस। इसे काट के यहाँ 6.25 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के हिसाब से चलेंगे। 6.25 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, हर 1 सेकंड में। टाइम 1 सेकंड दे रखा था ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलो, 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7।
सातवां क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, आई का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, टाइम दे रखा है इन्होंने 10 मिनट, मिनट को 60 से गुणा कर लो, सेकंड में कन्वर्ट करो, 600 सेकंड, ठीक है। 600 सेकंड 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सीधा फार्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, Q इज इक्वल टू आई टी है, ये तो फार्मूला आपने पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू आई टी। बस हो गया सवाल। कब आया ये क्वेश्चन? 2016 में भी आया, 19 में भी। आई का मान है 0.5 और टी है 600, ये हो जाएगा 5 छंग 30, और 2 जीरो छोड़ दिए थे, इन्हें भी लिखो, 0.1 अंक से पहले यहाँ लगेगा दशमलव, इतने गुलाम, ये आ गया आंसर 300 गुलाम। कितने गुलाम? 300 गुलाम। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी इन्होंने, 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। टाइम दे रखा है इन्होंने, 1 मिनट को 60 से गुणा कर दो, 60 सेकंड, इतना टाइम दे रखा है 60 सेकंड का। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। आई, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, ये तो याद ही होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आपको फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना? Q इज इक्वल टू आई टी, आई बताना है। इस फार्मूले को तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि इसलिए आई बराबर हो जाएगा Q बटे टी के, और Q बराबर किसके होता है? एन डी के। Q इज इक्वल टू एन ई बटे टी। अब सारी चीज़ें आपके पास, एन भी है, हाँ जी, ई भी है और टी भी है, सारी चीज़ें, इसलिए आई इज इक्वल टू एन कितना है? एन है 3.75 इंटू 10⁻20 एन, और ई कितना है? ई आपको याद ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी। टी कितना है? टी है 60 सेकंड। इसे कैलकुलेट करना है, कर लेंगे कैलकुलेट, कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं, देखो आई इज इक्वल टू 3.75 तो यहाँ लिख दिया, और 1.6 यहाँ लिख दिया, और अपॉन में लिख दिया हमने 60। इन्हें तो अलग करेंगे, और 10 की घात 20 तो है प्लस की, और 19 है माइनस की। तो अब देख लो आप क्या करना है, इस दशमलव को हटा लो, और यहाँ आप 2 जीरो बढ़ा लो, और इस दशमलव को भी हटाओ, 1 जीरो और बढ़ाओ। अब जो कट जाएगा उसे काटते रहना, जो बच गया वो आपका आंसर है, ठीक है। इसे भी देख लेंगे, पहले आप देखो कि ये 5 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 5 से। काट दूँ? 5 से काट दूँ इसे? 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 10 बचे, 5 दूनी 10, इसे भी 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 से ही तो काटा, 7, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो
ये 12 आ गया और ये 16 आ गया, 12 और 16, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब बताओ, 3 से कट जाएगा क्या? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 15 बचा, 3 पंजे 15, और ये हो गया आपका 25। आई इज इक्वल टू 25 गुणा 4 गुणा 10 की घात 20 में से 19 गया 1, और बटे में क्या है भाई? ये बटे में है 10 की घात 3, और ये हो गया 25 चौक 100, 100 हो गया ना, तो इसे आप लिख सकते हो 100, तो ये हो गया, और 10 की घात 1 ये है, और नीचे 10 की घात 3 है, ऐसे ही लिख दूँ इसे, ये 1 2 3 से 1 2 3, तो एक ही तो बचा होगा। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। कितनी? 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटे, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर। ले लिया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन दिया है, एक तार प्रतिरोधक तार है जिसके सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। हमने लिख दिया V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, टाइम दे दिया इन्होंने 20 सेकंड, 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी? 15 जूल, W 15 जूल। ऊष्मा कहते तो हम H लिख लेते। फार्मूले W और H के एक जैसे होते हैं। यदि कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 4.2 लग जाता है। ये चीज़ सिखाई थी आपको। 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। धारा I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क V²T/R लग जाएगा। R तो है ही नहीं पर यहाँ प्रवाहित धारा की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो प्रवाहित धारा की गणना करनी है। धारा V कैसे निकलती है? Q इज इक्वल टू IT। चलो अभी देखते हैं। Q इज इक्वल टू IT, ये फार्मूला आपको पता है, इसलिए I इज इक्वल टू Q/T। अब हमारे पास I हमें निकालना है, T हमारे पास है, Q आवेश। Q कैसे निकलेगा? आवेश, आवेश कैसे निकलेगा? आवेश निकालने का एक तरीका है, W/V से निकल जाएगा। W इक्वल टू QV होता है ना। आवेश कैसे निकलेगा? Q की जगह आप लिख सकते हो, चलो यहीं लिखता हूँ इसी के सामने। Q की जगह हम लिखेंगे W/V/T। ये फार्मूला आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, सीधा फार्मूला आपको याद होगा। W इजिकल टू VIT याद है? W इजिकल टू VIT तो याद है, उसी से ही करते हैं। चलो सीधा वो फार्मूला याद है आपके, क्योंकि W इज इक्वल टू VIT, इस फार्मूले को यूज करो। तो हमारा W कितना है? 15 जूल। V कितना है? 1.5 वोल्ट। I हमें निकालना है, टाइम है हमारे पास 20 सेकंड का। तो ये हो जाएगा, इसलिए I इज इक्वल टू, या फिर एक काम कर लो, ऐसे नहीं करते तो वैल्यू पुट ही ना करो, I निकालना है, यहीं बता दो कि I का फार्मूला हो जाएगा W/VT। अब वैल्यू पुट कर लो। W कितना है? W है 15 जूल,
वोल्टेज है 1.5 वोल्ट और टाइम है 20 सेकंड। बस अब तो कर लोगे। इस दशमलव को यहाँ से हटा लो, ये 0 बढ़ा लो और इसे काटो। ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। इस 0 से ये 0 गया। आपके पास बचा है 1/2 इतने एम्पियर, जिसे आप कह सकते हो 0.5 एम्पियर। लो ये आ गया आपका आंसर। हो जाएगा अब तो 0.5 एम्पियर। W = VIT से कर दिया हमने क्वेश्चन को। ले लो स्क्रीनशॉट। करें अगला? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। 10⁸ 10⁻⁻4 सेकंड में टाइम दे रखा है इन्होंने। 10⁻⁻4 सेकंड। ठीक है। प्रवाहित होते हैं कितनी विद्युत धारा, किस दिशा में प्रवाहित होती है? विद्युत धारा I। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है इन्होंने। जरूरत पड़ेगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो आपको पता है Q = IT। यह फार्मूला याद है सबके? Q = IT याद है। इसलिए I = हो जाएगा Q/T के। और Q = किसके होता है? NE/T। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। N कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10⁸8। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और समय कितना है भाई? समय है 10⁻⁻4 सेकंड। अब देखो ये 1.6 तो हम रखेंगे ज्यों का त्यों। 10 की घात का खेल खेलते हैं। 10⁸8 और ये -4 भी ऊपर जाकर +4 हो जाएगी और माइनस की है 19। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁸8 और 4 कितने हो गए? 12। और ये प्लस की तो 12 होगी और माइनस की 19। ठीक है। 9 में से 2 गए 7। कितने बचेंगे? 7। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन, नहीं एम्पियर। धारा ही तो पूछी थी, एम्पियर। कितने एम्पियर की धारा चलेगी? 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। और ए से बी की तरफ यदि इलेक्ट्रॉन चल रहे तो धारा की दिशा होगी बी से ए की ओर। इसके बाद आप यहाँ लिख लो। चलो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वो ए से बी की ओर चल रहे हैं, इसलिए धारा के चलने की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होगी। धारा चलेगी बी से ए की ओर। ठीक है। धारा के चलने की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। इस बात को हमने कई बार सीख लिया, कई बार बता दिया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? तो बेटे कल हमने प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करे थे 27 और आज हमने कर लिया 20 न्यूमेरिकल। ये जो चैप्टर है विद्युत वाला, कल भी मैं इसी के ही न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने रिवीजन की तरफ फोकस रखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।